आइए विवेकानंद के राजयोग से हम अध्यात्म की राह देखते हैं। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं। इसके लिए घटनाओं का पर्यवेक्षण आवश्यक है। हम पहले घटनावली का पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उनका साधारणीकरण करते हैं और फिर उन्हें अपने सिद्धांत या मतामत निकालते हैं। जब तक हम यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं, तब तक हम अपने मन के संबंध में, मनुष्य की आभ्यंतरिक प्रकृति के संबंध में, मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। बाह्य जगत के व्यापारों का पर्यवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं, पर अंतर्जात के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं है। अर्थात हमारे आंतरिक मन में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए कोई भी यंत्र नहीं है। बाहर की सृष्टि अगर आपको देखनी है, चांद तारे कुछ भी देखना, उसके लिए तरह तरह के यंत्र हैं, या बाहर क्या क्रियाकलाप हो रहा उसके लिए आपकी आँखें पर्याप्त हैं, वो आप देख सकते हैं। बट आपके अंतर्मन का सर्वेक्षण या अंतर्मन का विवेचन कैसे करें, इसके लिए कोई यंत्र नहीं बनना है। किंतु फिर भी हम यह निश्चय पूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। हम ये अवश्य जानते हैं कि हम जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे, स्वाध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल भित्तिहीन अनुमान ही परिणित हो जाता है। इसी कारण उस थोड़े से मानव चित्तवेशियों को छोड़कर जिन्होंने पर्यवेक्षण करने का उपाय जान लिया है, से सब लोग चिरकाल से केवल विवाद ही करते आ रहे हैं। अर्थात हम व्यर्थ का विवाद करते रहते हैं, सच जाने बिना धर्म के लिए लड़ते रहते हैं। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यंतरिक भावनाओं का पर्यवेक्षण का रास्ता देती है। मन ही उस पर्यवेक्षण का यंत्र है। किसी विशिष्ट विषय को समझने की हमारी शक्ति या सही नियमन कर जब हम उसे अंतर्जात की ओर प्रचलित करते हैं, तभी वह मन के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण कर सकती है, और तब हम उसके प्रकाश से ही यह सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। अर्थात हमें मन का पर्यवेक्षण करना चाहिए कि मन के अंदर क्या चल रहा है। मन की शक्तियाँ उधर उधर बिखरी हुई हैं, प्रकाश की किरणों के समान हैं। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ जलोकित कर देती हैं। यही ज्ञान हमारा एकमात्र उपाय है। बाह्य जगत में अथवा अंतर जगत में लोग इस काम में लगे रहे हैं, पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का प्रयोग बाह्य जगत में करता है, मन स्वतन्वेषी उसी का चित्रण या उसी का वर्णन हमें अपने मन में करना है, और उन्हीं साधनों का प्रयोग हमें अंतर्मन में करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी अभ्यास आवश्यक है। बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं का मनोविज्ञान सीखा है, अंतर जगत में मनोविज्ञान करने की शिक्षा नहीं पाई है। इसी कारण हम में से अधिकांश अंतर यंत्र की निरीक्षण शक्ति खो बैठे, अंतर्मन की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं। मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बाह्यमुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उस मन के ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके, आपको अपना विश्लेषण करके देख सके, एक अत्यंत कठिन कार्य है। पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है, यह समस्त दुखों का हरण करेगा। जब आप अंतर्मन का विश्लेषण कर लेंगे, उस मन में क्या चल रहा है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, तब ये आपके समस्त दुखों को हर लेगा। जब आप खुद को ही, इसका मतलब ये है कि जब आप खुद को ही जान जाएंगे, तब आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते एक ऐसी वस्तु से साक्षात दर्शन कर लेता है जिसको किसी काल में नाश नहीं किया जा सका, जो स्वरूप, नित्य रूप और नित्य शुद्ध है, तब उसको दुख नहीं रह जाता है। उसका सारा विवाद ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। आपका जो भय, आपका डर है, और जो आपके अंदर वासना छुपी हुई है, इंद्रियों के द्वारा जो उत्पन्न होती है, ये आपके दुखों का मूल कारण है। पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है, तब उसे फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। अर्थात अपने अंतर्मन का
को जानकर जब या आप ज्ञान की ज्योति से आलोकित हो जाते हैं, तब आपको जन्म मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अपने को पूर्ण समझ सकने पर आसार वासनाएं फिर नहीं रहती हैं। जब आप खुद से खुद को समझ लेते हैं तो वासनाएं भी खत्म हो जाती हैं। पूर्वोक्त कारण द्वय का अभाव हो जाने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। उसकी जगह इस देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय एकाग्रता है। रसायन तत्व अन्वेषी अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार से वह रहस्य जान लेता है। जैसे रसायन शास्त्र का ज्ञाता प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करता है और रहस्य जान लेता है, ज्योतिषी अपने मन समुदाय की शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर आकाश में प्रक्षिप्त करता है और वह ज्यों ही सूर्य चंद्र और ताराएं अपना अपना रहस्य उसके निकट खोल देती हैं। मैं जिस विषय पर परिचित कर रहा हूँ उस विषय में मैं जितना भी मनोवैज्ञानिक कर सकूँगा उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूँगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, तुम लोग जितना इस विषय में मनोविज्ञान करोगे उतनी ही मेरी बात स्पष्ट रूप से धारणा कर सकोगे। मन की शक्तियों को एकत्र करने के सिवा अन्य किसी तरह से संसार के समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं क्या? यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। अर्थात अगर आपको प्रकृति का सच जानने की इच्छा है, प्रकृति किसका सच कैसे जाने ये आपको पता है, तो प्रकृति ऑटोमेटिक आपको सारे रहस्य बता देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह जितना ही एकाग्र होता है उतना ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर आती है। बस यही रहस्य है। मन को बाहरी विषय पर स्थित करना अपेक्षाकृत सहज है। मन स्वतः बाहिर्मुखी है, किंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय, विषयी और विषय एक ही है। यहाँ प्रमेय विषय एक अंदर की वस्तु है, मन ही यहाँ प्रमेय है। मनरत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन है और मन ही मनत्व के अन्वेषण का करता है। अर्थात अपने अंतर भावना को, अंतर मन को आप जानिए, प्रकृति के सच को जानिए, आपके सारे दुख, सारी वासनाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी।